गुड मॉर्निंग ऑल। का सेमेस्टर थर्ड में अपने सिलेबस का देख लीजिए। इसमें आपको 4 यूनिट पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और दूसरा पार्ट आपको उसका पढ़ना है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, तो 2 आपको पढ़ने हैं सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट और कोलाइडल स्टेट, और यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है उसमें तीनों स्टेट आपको, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये आपको पढ़ना है यूनिट सेकेंड में। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है कोलाइडल स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स, और फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के 2 पार्ट हैं, इसमें एक पार्ट तो आपको पढ़ना है सेमेस्टर 3 में, और एक पार्ट आप उसका सेकेंड पार्ट आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 में। ये सिलेबस आपका है। इसमें से जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग होंगे तो उनके लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि वही बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी हैं। और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि जो लोग बायो बैकग्राउंड के हैं, तो वो जब आगे हम लोग डेरिवेशन करते हैं, चाहे केमिकल काइनेटिक्स में आप करते हो या थर्मोडायनेमिक्स में करते हो, तो उसमें कुछ सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे हो गए, इंटीग्रेशन हो गए, तो ये सब चीज़ें यूज होती हैं। या जैसे कुछ पर्टिकुलर कर्व्स आप लोग पढ़ते हो, स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, स्फेयर है, तो इसलिए उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो बायो बैकग्राउंड के लोग होंगे उनको भी ये चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। दूसरा पार्ट उस यूनिट में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कुछ कंप्यूटेशनल, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री की स्टडी करते हो तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसको हम सिंपली मैनुअल तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं और उसका कंप्यूटेशन किया जाता है। अच्छे से उसमें सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अब जैसे आपको कोई प्लॉट करना है, कोई ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसमें जैसे सॉफ्टवेयर आता है ऑरिजिन पे आप डेटा अपना फीड कर दीजिए, उसमें कर्व मिल जाएगा, उस कर्व की सारी प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाती हैं। वो तो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है, वो बाद में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को शुरू करना है सेकेंड यूनिट से, और सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो गैसियस स्टेट से हमको स्टार्ट करना है। अब सबसे जो बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे मैटर आप है, मैटर को डिफाइन करते हो, तो मैटर की डिफिनीसन यहाँ पे आप यूनिट सेकेंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और यूनिट सेकेंड में आप देखिए इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गैसियस स्टेट से। गैसियस स्टेट में जब हम लोग मैटर को डिफाइन करते हैं, तो मैटर क्या है? मैटर, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच हैज मास एंड वॉल्यूम। अब कोई मैटर अगर हम ले रहे हैं तो मैटर है क्या? मैटर, दिस इज द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द कलेक्शन ऑफ एटम। तो डिफरेंट एलिमेंट के या सेम एलिमेंट के जब एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं, जब वो केमिकली बाइंड होते हैं, तो उनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये मॉलिक्यूल जब कलेक्ट होते हैं तो इनके कलेक्शन से मैटर बनता है। अब मैटर की फिजिकल स्टेट अगर आप देखिए, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 3 स्टेट हम लोग पढ़ते हैं, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। अभी एक स्टेट और होती है जिसको आप कहते हो मीजोमॉर्फिक स्टेट। तो मीजोमॉर्फिक स्टेट भी हम लोगों को पढ़ना है इसमें, जब लिक्विड स्टेट पढ़ा जाएगा। अब इन तीनों स्टेट को अगर हमको कंपेयर करना हो, तो इन तीनों स्टेट में जैसे एक ही सब्सटेंस है, वो सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है, लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है, गैसियस स्टेट में भी रह सकता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का। जैसे गैसियस स्टेट, तो
तो कोई मटेरियल हमने लिया, अब उस मटेरियल के जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल हैं, अगर वो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं, इंडिपेंडेंटली अगर मोशन कर रहे हैं, तो उनका कोई लिमिट नहीं है, जितनी स्पेस उनको मिल रही है उस स्पेस में वो मूव कर रहे हैं रैंडमली इधर से उधर, तो ये गैसियस स्टेट है। वही उन मॉलिक्यूल्स को क्लोज किया जाए, जैसे किसी कंटेनर में अगर कोई गैस ली गई है उसको कंप्रेस करते जाइए, जब कंप्रेस किया जाएगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होंगे। मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन भी शुरू होता है, और इतना कंडेंस कर दीजिए उसको, इतना कंडेंस किया जाए कि मॉलिक्यूल इतने क्लोज हो जाते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वही गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। उस लिक्विड को और कंडेंस कर दीजिए या उसकी कूलिंग कर दीजिए तो मॉलिक्यूल और क्लोज होंगे, और जब और क्लोज होते हैं तो अट्रैक्शन और बढ़ता है, और जब बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, तो वो मॉलिक्यूल एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, जिससे उस मटेरियल का एक डिफिनिट सेट, आपको एक डिफिनिट शेप मिलता है। तो ये जो एक रेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है पार्टिकल का, जिसका डिफिनिट मास होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो इन तीनों स्टेट में अगर हम कंपेयर करें तो इन तीनों स्टेट में डिफरेंस क्या है तो वही चीज़, सिर्फ अंतर यही है कि कहीं मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन कर रहा है, कहीं उसका मूवमेंट कम हो रहा है, कहीं मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बस डिफरेंस है मॉलिकुलर अरेंजमेंट का, कि वही मटेरियल जब गैसियस स्टेट में होगा तो मॉलिक्यूल का कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, जिसका जहाँ मन होगा वहाँ पे रिवोल्यूशन, वहाँ पे वो मूव करेगा, चाहे जैसा मोशन करे, चाहे वो वाइब्रेशनल मोशन करे या सर्कुलर मोशन करे, रोटेशनल मोशन करे या ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, इस कोने से उस कोने जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है। वही जब उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, मॉलिक्यूल को क्लोज कर दिया जाता है, तो अब वो लीनियर मोशन नहीं करते हैं, बस वो अपने जो उसका एक्सिस है उसी एक्सिस पे रोटेशनल मोशन करते हैं, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। तो आप कहते हो कि ये इसकी लिक्विड स्टेट है। उन्हीं मॉलिक्यूल को और क्लोज कर दिया जाए, उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में तो अगर अरेंज कर दिया जाए तो ना तो वो रोटेशनल मोशन कर पाता है, ना ट्रांसलेशनल मोशन करता है, बस वो अपनी एक्सिस पे अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन कर सकता है, अपनी पोजीशन को वो छोड़ नहीं सकता है। तो ये जब प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो मटेरियल वही सॉलिड स्टेट है। इन तीनों स्टेट की हमको स्टडी करनी। अब इन तीनों स्टेट में सिर्फ डिफरेंस है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का। तो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता उनके अरेंजमेंट का, हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होता है मूवमेंट करने के लिए। अब जब वो इंडिपेंडेंट होता है तो इसके बेसिस पे हम लोग इससे पहले की क्लास में, जूनियर क्लास में भी आप गैस लॉ पढ़ना शुरू कर देते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे भी जब कोई मटेरियल गैसियस फेज में होता है तो गैसियस फेज में होगा, और उस गैसियस फेज की प्रॉपर्टीज़ को अगर एक्सप्लेन करना हो तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप गैस लॉ डिराइव करते हो, या उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे दिए जाते हैं डिफरेंट गैस लॉज दिए जाते हैं, और उन्हीं डिफरेंट गैस लॉज को जब हम कंबाइन करते हैं तो इनके कम्बिनेशन से एक इक्वेशन मिलती है, जिस इक्वेशन को कहा जाता है गैस इक्वेशन। अब ये कॉन्सेप्ट हैं क्या? तो इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पास्चुलेट्स दी जाती हैं, और पास्चुलेट्स जो दी जाती हैं इसको कहा जाता है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में आप देखिए इसकी कुछ पास्चुलेट्स हैं, और उन्हीं पास्चुलेट्स के बेसिस पे सारे गैस लॉ बेस्ड हैं। तो इसमें आप देखो बेटा,
एक एक पॉइंट आप समझते चलिए और उसी के बेसिस पे हम लोग आगे एक्सप्लेन करें। तो इसमें जो फर्स्ट पास्टुलेट दी जाती है कि जैसे कोई भी गैस आप ले लीजिए, तो जैसे एक कंटेनर हम ले लें, एक सिलेंडर ले लें जिसका एक डिफिनिट वॉल्यूम होगा, उसमें अगर कोई गैस ली जाए तो कोई भी गैस इतने स्मॉल पार्टिकल से कंपोज होता है, इतने स्मॉल पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं कि जिनका साइज जितना छोटा आप कंसीडर कर सकते हो उतना छोटा आप कंसीडर कर लीजिए। तो जैसे अगर एक कोई सिलेंडर हम लें, छोटा से छोटा सिलेंडर लिया जाए, उसमें बहुत सारी गैस भरी जा सकती है। अब उसमें अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कंसीडर किया जाता है, पहली पास्टुलेट है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो कोई गैस बहुत सारे बहुत माइक्रो पार्टिकल से कंपोज्ड होता है जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम उस गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा। दैट मीन्स जिस कंटेनर में गैस ली जाती है तो उस गैस का वॉल्यूम उस कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल कंसीडर किया। तो ये तो पहली पास्टुलेट है। सेकेंड पास्टुलेट ये दिया जाता है कि चूंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, इसलिए जितनी स्पेस अवेलेबल होती है उस पूरे स्पेस में वो रैंडमली मोशन करते हैं, हर डायरेक्शन में वो मोशन करते हैं, और हर डायरेक्शन में जब वो मोशन करते हैं तो इंडिपेंडेंट मोशन होगा इन ऑल डायरेक्शंस, और जब वो मोशन करते हैं तो वो आपस में कोलिजन करते हैं। जब कोलिजन करेंगे तो जैसे कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इधर गया, यहाँ कोलिजन किया, डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ कोलिजन, इस तरीके से इनमें क्या होगा, ये रैंडम मोशन करते हैं, और हर कोलिजन के बाद जब आपस में वो टकराते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बार बार इधर उधर टकराएंगे, आपस में टकराते हैं। साथ साथ जिस कंटेनर में इनको आपने स्टोर किया है, तो ये यहाँ से गया, ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, तो ये इस तरीके से इसका रैंडम मोशन हो रहा है, और साथ ही साथ ये आकर के इस कंटेनर की वॉल से भी कोलिजन करेगा। तो आपस में तो कोलिजन करते ही करते हैं, साथ साथ उस कंटेनर की वॉल से भी कोलिजन करते हैं। ये रैंडम मोशन हो गया, और रैंडम मोशन होगा इन ऑल डायरेक्शंस। क्योंकि किसी गैस में इतने सारे मॉलिक्यूल आपने एक साथ लिया है तो इनका मूवमेंट हो रहा है, मोशन कर रहे हैं। अब अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग स्पीड से मोशन करते हैं, सबका स्पीड अलग होगी। अब किसी मॉलिक्यूल का या जैसे कोई भी पार्टिकल है जिसका मास अगर मान लीजिए m है, अगर v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हो कि दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। तो चूंकि हर मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है। तो सिंस ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद different velocity, therefore they have different kinetic energy। दूसरा पास्टुलेट। तीसरी पास्टुलेट इसकी दी जाती है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के, कि तीसरी पास्टुलेट में ये कहा जाता है कि जब कोलिजन होगा मॉलिक्यूल के बीच में तो दीज मॉलिकुलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या, कि जो नेट एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल्स की वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। जब कोलिजन होगा तो कोलिजन में मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा। अब एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगा तो जैसे फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल है, उसने कोलिजन किया किसी मॉलिक्यूल के साथ तो अपनी कुछ एनर्जी उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। एनर्जी जब उसने ट्रांसफ़र किया तो इसकी एनर्जी कम हो गई, उसने एब्जॉर्ब किया, उसकी एनर्जी बढ़ गई, लेकिन नेट एनर्जी कांस्टेंट होगी। और कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल के शेप में
या उसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये परफेक्टली कोलिजन। जैसे क्रेजी बॉल होती है, जब वो जंप होती है तो देखो उसके शेप में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन वही अगर क्ले है, क्ले का एक आप बॉल बना लीजिए और उसका जब कोलिजन होगा तो वो क्या होगा, डिसेप्ड हो जाएगा। तो इसके डायमेंशन में या इसके उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जितनी कोलिजन्स होंगी, ऑल द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। तीन पास्टुलेट हो गई। चौथी पास्टुलेट आप देखिए कि जो फोर्थ पास्टुलेट है, फोर्थ पास्टुलेट ये होती है कि जब मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में या किसी स्पेस में मोशन करते हैं तो इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स वर्क नहीं करता है। जब कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स वर्क नहीं करता है, इसी वजह से ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट मोशन करते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल पर उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये तो एजम्पशंस हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के। अब इसमें यही 2-3 पॉइंट हैं जिसको आप कंक्लूड कर लीजिए। पहली चीज़ कि कोई भी गैस हम लेंगे तो उस गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं साइज में, इतनी छोटी साइज है उनकी कि उनका एक्चुअल वॉल्यूम उस टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट मोशन करेगा। इंडिपेंडेंट मोशन दैट मीन्स देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन देम। उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। कोलिजन, क्योंकि जब मॉलिक्यूल फ्रीली मोशन करेगा तो आपस में कोलिजन भी होगा और आपस में जब कोलिजन होगा तो उस कोलिजन की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए वो जिगजैग मोशन करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। मॉलिक्यूल जब मूवमेंट करते हैं तो आपस में कोलिजन करते हैं और साथ ही साथ उनका कोलिजन उस कंटेनर की वॉल से भी होता है। अब बेटा जब उस कंटेनर की वॉल से इनका कोलिजन होगा, जैसे मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलिजन कर रहा है, तो मॉलिक्यूल जब इस कंटेनर की वॉल से कोलिजन करता है तो एक मोमेंटम यहाँ पे जनरेट करेगा। अब मोमेंटम क्या होगा, P, दिस इज इक्वल टू m इंटू वी। अब बार बार जब मॉलिक्यूल उस कंटेनर की वॉल से कोलिजन करता है तो एक मोमेंटम लगता है उस वॉल पे और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड प्रेशर। गैस का प्रेशर क्या होता है भाई, जैसे किसी कंटेनर में हम गैस रखें या जैसे किसी बलून में जब आप गैस भरते हो तो क्यों फूलता है, क्योंकि गैस का जो प्रेशर होता है वो बाहर वर्क करता है। अब वो गैस का प्रेशर क्यों होता है, वही गैस मॉलिक्यूल जब बार बार कोलिजन करते हैं कंटेनर की वॉल पे तो एक प्रेशर जनरेट करते हैं यहाँ पे और ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दिस इज कॉल्ड गैस प्रेशर। तो ये कुछ पास्टुलेट्स हैं। अब इन्हीं पास्टुलेट्स के बेसिस पे डिफरेंट गैस लॉज दिए जाते हैं। तो सबसे बेसिक आप गैस लॉ पढ़ते हो और पहला गैस लॉ आपने पढ़ा होगा इसमें बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ है क्या? बॉयल्स लॉ में ये कहा गया कि जैसे यहाँ पे एक कंटेनर आप लीजिए, जैसे एक यहाँ पे हम सिलेंडर ले लें और यहाँ पे एक पिस्टन आप लगा दीजिए, तो एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पे आप लगा दीजिए। अब किसी गैस का एक डेफिनेट मास आप ले लीजिए, 1 ग्राम 2 ग्राम एक गैस ले लीजिए इसमें। अब यहाँ पे जो गैस हमने लिया है इस गैस का आप देखो बेटा इसमें, तो इसका एक डेफिनेट यहाँ पे वॉल्यूम होगा और ये वॉल्यूम मान लीजिए इसका है। ये पिस्टन अगर यहाँ पे फिक्स है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल हैं ये गैस मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं। कोलिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आकर के कोलिजन करेंगे, इधर वॉल पे भी कोलिजन करेंगे, इधर भी कोलिजन करेंगे, तो इधर भी इनका जो है इधर एक प्रेशर लगेगा। साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल यहाँ पे भी कोलिजन कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोलिजन कर रहे हैं तो इसकी कोलिजन से क्या होगा, ये पिस्टन के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
तो इस अपवर्ड फोर्स की वजह से इस पिस्टन की टेंडेंसी है कि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस पिस्टन के ऊपर आप देखो तो इस पिस्टन के ऊपर एक डाउनवर्ड प्रेशर काम कर रहा है, और ये जो डाउनवर्ड प्रेशर है ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये पिस्टन यहाँ पे फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस का प्रेशर है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में है, ये प्रेशर और उस पिस्टन के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये दोनों प्रेशर बराबर हैं। तो दोनों चूंकि सेम हैं, इस वजह से ये पिस्टन यहाँ पे है। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस गैस का वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स है, कितना है V। अब हम क्या करें, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करिए। जब इसको हम इंक्रीज करेंगे, जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये पिस्टन खिसक करके यहाँ आएगा, फिर और प्रेशर दीजिए, खिसक करके यहाँ आएगा। तो जैसे जैसे इसका प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे, और बिल्कुल अचानक से सडनली प्रेशर आपको नहीं इंक्रीज करना है, और छोटे छोटे स्टेप में। तो जैसे थोड़ा सा प्रेशर हमने इंक्रीज किया, एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया। फिर थोड़ा और प्रेशर बढ़ाइए। तो इतने छोटे छोटे स्टेप में आपको प्रेशर इंक्रीज करना है कि इस गैस का टेम्परेचर चेंज ना हो, क्योंकि अगर बिल्कुल सडनली आप उसका प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम उस पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और जब आप वर्क करोगे पिस्टन के ऊपर तो वही वर्क हीट के फॉर्म में स्टोर होगी। लेकिन जब आप छोटे छोटे स्टेप में थोड़ा थोड़ा प्रेशर आप बढ़ाते हो, तो जैसे थोड़ा सा वर्क आपने किया, जरा सा इसका टेम्परेचर मान लीजिए अगर बढ़ा भी, तो क्या होगा, ये अपने सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, एनर्जी इधर ट्रांसफर कर देगा। तो छोटे छोटे स्टेप में अगर उसका प्रेशर हम इंक्रीज करें तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है, और जिस रेशियो में आप उस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो उसी रेशियो में उसके वॉल्यूम में डिक्रीज मिलता है, और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ये देखते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे अगर प्रेशर हम 2 टाइम्स कर दें, अगर दोगुना प्रेशर कर दीजिए जो एक्सटर्नल प्रेशर है, तो उसका वॉल्यूम आधा हो जाएगा। अगर उसका प्रेशर 3 टाइम्स कर दीजिए तो उसका वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा। 4 टाइम्स कर दीजिए तो वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। तो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस। दैट मीन्स when temperature remain constant at constant temperature, तो इस constant temperature पे वॉल्यूम किसी गिवन गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। या इसको अगर और सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कोई कांस्टेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको, इंटू 1/P, और क्या मिलेगा यहाँ से, P इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या कहा कि अगर कोई सिलेंडर लीजिए या कोई गैस लिया जाए जिसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, उस गैस के ऊपर जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जैसे जैसे उसका प्रेशर आप इंक्रीज करते जाइए उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, यानी वो गैस कंडेंस होती है। और ये प्रेशर आप बिल्कुल सडनली उसको कंप्रेस नहीं करना है, उसको छोटे छोटे स्टेप में थोड़ा थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करिए कि जिससे गैस का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में हो, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे उस इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के। तो यहाँ से आपको फार्मूला ये मिला P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बायल्स लॉ को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक डिफिनीशन तो ये हो गई कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। या यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एनी इंस्टेंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप जैसे देखिए यहाँ पे अब देखिए बेटा, इसमें जैसे हम कंसीडर करें कि ये गैस हमने लिया, इस समय इसका इनिशियल प्रेशर P1 और इसका वॉल्यूम है V1। तो क्या होगा इस बायल्स लॉ से कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब प्रेशर चेंज करिए, प्रेशर बढ़ा दीजिए। तो प्रेशर हम कंसीडर करें कि यहाँ पे प्रेशर हमने चेंज किया और प्रेशर हमने चेंज करके P1 से हमने कर दिया P2। तो उसी रेशियो में इसका वॉल्यूम भी वेरी करेगा और अब इसका वॉल्यूम मान लीजिए ये हो गया V। इस स्टेज पर इस कंडीशन में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे P2 इंटू V2 भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो इनिशियल स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, फाइनल स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या मिला, दैट इज P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। और ये कब होगा, व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग कि बायल्स लॉ कब अप्लीकेबल होगा। जब हम लोग आगे डेरिवेशन करेंगे, वही जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये तो हम लोग क्लास 10th 9th से पढ़ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ध्यान रहता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। लेकिन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये अप्लीकेबल कब होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी डेरिवेशन में जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ये बायल्स लॉ अप्लीकेबल होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तब बायल्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये पहला गैस लॉ हो गया बायल्स लॉ। अब दूसरा लॉ देखिए, इसमें दूसरा लॉ दिया जाता है इसमें चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होगा, देखो बेटा, इसमें जैसे कंटेनर हमने यहाँ पे या कोई सिलेंडर यहाँ पे आप ऐसे ले लीजिए और इस सिलेंडर में यहाँ पे एक पिस्टन आप लगा दीजिए। ये पिस्टन जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, इस समय मान लीजिए इसका वॉल्यूम गैस का है। अब देखो बेटा इसमें कि ये जो पिस्टन यहाँ पे दिख रहा है, इस पिस्टन को बिल्कुल फ्री कर दीजिए। तो पिस्टन को फ्री करने का मतलब इसके ऊपर हमेशा एक ही प्रेशर लगेगा और वो प्रेशर होगा इसके
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको डिस्टर्ब हमको नहीं करना है। अब इस गैस को कुछ हीट सप्लाई करिए। जब इसको कुछ हीट सप्लाई की जाएगी तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाइए। जब टेम्परेचर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब हुआ कि जब उसको हीट आप सप्लाई करोगे तो वो हीट जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब गैस मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो कोई गैस मॉलिक्यूल जो एक सर्टेन वेलोसिटी से मोशन कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखिए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दिस इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है, मास, v है उसकी वेलोसिटी। एक तो ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए। वही मॉलिक्यूल एक सर्टेन टेम्परेचर T पर अगर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है बोल्ट्जमैन इक्वेशन के बेसिस पे, और इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 3 काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू के टी। यहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। तो उसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन भी है, ये एक्सप्रेशन भी है। इसमें देखिए तो 1/2m ये कांस्टेंट है, इसमें 3/2 के ये कांस्टेंट। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से अगर आप देखो तो इन दोनों एक्सप्रेशन से हमको क्या मिला यहाँ पे कि v दिस इज प्रोपोर्शनल टू √T, यानी किसी गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जब इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो इस पे जब कोलिजन होगा तो कोलिजन भी क्या होगा, पहले से ज़्यादा होगा, और कोलिजन ज़्यादा होगा तो इसका पिस्टन को क्या करेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा, यानी ये पिस्टन अब यहाँ से शिफ्ट होकर के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाइए तो इसका पिस्टन और ऊपर आ जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और चार्ल्स ने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया जाए तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, और उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है V0/273 टाइम्स। अब V0 यहाँ पे क्या है, जैसे कोई गैस लीजिए आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम हम मान लें कितना है, V0। अब इस गैस का टेम्परेचर राइज करिए, तो गैस का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करें तो 0 से 1 डिग्री पे जब वो आएगा तब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V0 प्लस V0/273। 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दीजिए तो फिर इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, और ये कितना हो जाएगा, V0/273। तो ऐसे एक एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन कितना होगा, इतना, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। इसका मतलब कि अगर इस पिस्टन को हम फ्री रखें, यानी जो गैस का एक्सटर्नल प्रेशर है उस एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए और उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो उस गैस का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो जैसे बायल्स लॉ को हमने डिफाइन किया था वैसे चार्ल्स लॉ को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to temperature when external pressure of the gas remain constant at constant pressure। तो ध्यान रखिएगा, बायल्स लॉ में
टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था वैसे यहाँ पे क्या मिलेगा कि V बाई टी दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है चार्ल्स लॉ व्हेन जब प्रेशर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रेशर पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस रिमेन कांस्टेंट। अब जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कि इस समय इसका टेम्परेचर T1 है, इस समय इसका वॉल्यूम V1 है। तो इनिशियल स्टेट में जब आप स्टार्ट किया आपने एक्सपेरिमेंट को, उस समय इसका गैस का टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है V1। तो चार्ल्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम दैट इज V1 एंड T1 दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका टेम्परेचर चेंज करिए और टेम्परेचर मान लीजिए हमने T1 से कर दिया इसका T2, तो वॉल्यूम अपने आप उसी रेशियो में क्या होगा, बढ़ जाएगा और उसका वॉल्यूम मान लीजिए कि ये वॉल्यूम हो गया अब इसका V2। यहाँ पे चार्ल्स लॉ फॉलो करें तो फाइनल वॉल्यूम क्या है V2, फाइनल टेम्परेचर है T2। तो इन दोनों का रेशियो ये भी कांस्टेंट होगा, हो गया कांस्टेंट। तो चूंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से हमको क्या मिला कि V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 और V1 इक्वल टू V2 T1। दिस इज चार्ल्स लॉ और ये अप्लीकेबल तभी होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा गैस का एट कांस्टेंट। ये ध्यान रखिए, इसमें ये फार्मूला कब अप्लीकेबल होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और ये फार्मूला अप्लीकेबल तब होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमेशा चार्ल्स लॉ अप्लीकेबल होगा, यानी ये फार्मूला V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 ये अप्लीकेबल तभी होगा जब प्रेशर कांस्टेंट। तो किसी भी डेरिवेशन में जब कभी भी कोई डेरिवेशन हम करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप ये अप्लाई करोगे, लेकिन अगर जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये लगेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब अप्लीकेबल होगा V1 T2 इक्वल टू V2 T1 या V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T। ये दो लॉ हो गए। अब थर्ड लॉ देखिए, इसमें थर्ड लॉ इसमें होता है एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रोस लॉ क्या है, एवोगैड्रोस लॉ होता है कि जैसे कोई गैस हम ले लें एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, जैसे आपने पढ़ा भी है इसमें कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे किसी गैस का 1 मोल अगर हम लें तो 1 मोल अगर किसी गैस का लीजिए तो इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यही अगर मान लीजिए उसी गैस का अगर हम 2 मोल ले लें तो इसका 2 मोल अगर लिया जाए तो ये भी डबल हो जाएगा 44.8 लीटर। अगर इसका हाफ मोल लिया जाए तो हाफ मोल अगर इसका हम लेंगे तब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11.2, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है।
तो बायल्स लॉ में हमने ये कहा कि किसी गैस का वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। चार्ल्स लॉ में आपने ये कहा कि किसी गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। एवोगैड्रोस लॉ में हम ये देख रहे हैं कि किसी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यही एवोगैड्रोस लॉ है। अब व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बायल्स लॉ, कांस्टेंट प्रेशर पे चार्ल्स लॉ और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अप्लाई होगा एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ को हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखे जाएं तो चाहे कोई भी गैस लीजिए उस गैस के अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लिए जाएं तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल हाइड्रोजन गैस ली जाए तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4। अगर 1 मोल हीलियम गैस ली जाए तो उसका वॉल्यूम भी यही होगा। 1 मोल ऑक्सीजन लीजिए, 1 मोल नाइट्रोजन लीजिए, 1 मोल अमोनिया गैस लीजिए, 1 मोल अगर है और वही कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। तो इसके बेसिस पे ये कहा गया कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ये 3 गैस लॉ दिए जाते हैं, इसमें बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। अब इन 3 लॉ के बेसिस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डिराइव किया जाता है गैस इक्वेशन, या जिसको आप कहते हो आइडियल गैस इक्वेशन। तो गैस इक्वेशन कहाँ से आती है, देखो बेटा ये जो 3 गैस लॉ हमने पढ़ा यहाँ पे, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इन तीनों लॉ को आप यहाँ पे लिखिए। तो देखिए बायल्स लॉ हमने क्या कहा कि V दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरा हमने पढ़ा कि V this is proportional to T at constant pressure, and third one is V proportional to N at constant temperature and pressure। ये 3 लॉ देखिए, तो ये है बायल्स लॉ, ये बायल्स लॉ है, ये आप देखो ये क्या है चार्ल्स लॉ, और ये है एवोगैड्रोस लॉ। अब इन तीनों लॉ को आप कंबाइन करिए, तो अगर इसको कंबाइन किया जाए तो क्या मिलेगा, V दिस इज प्रोपोर्शनल टू N, दिस इज प्रोपोर्शनल टू T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो एक साथ लिख दीजिए,
P को आप इधर कर लो तो क्या मिलेगा, P इंटू V, दिस इज प्रोपोर्शनल टू N इंटू T। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से हटाना है तो एक कोई कांस्टेंट हमको लेना पड़ेगा, और कांस्टेंट जब आप लोगे तो ये हो जाएगा P इंटू वी इक्वल टू N R इंटू टी। यहाँ पे R एक नया कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया, और ये कांस्टेंट देखिए यहाँ पे R, दिस इज गैस कांस्टेंट, इज गैस। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हो R क्या है, गैस कांस्टेंट, और अलग अलग यूनिट में इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे अगर जूल्स केल्विन में हम लिखें तो ये क्या होता है 8.314, तो R की वैल्यू ये इक्वल होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल के। तो इसके केस में आप देखो तो ये तो इसके लिए हो जाएगा पर केल्विन एंड पर मोल। बाकी जब आप अर्ग्स में लिखोगे तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, कैलोरी में वैल्यू अलग आएगी। तो गैस इक्वेशन है क्या, गैस इक्वेशन इज ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैस लॉज। इन सभी गैस लॉज को जब हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो इससे जो इक्वेशन मिलती है इसको कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन से आप देखो तो इसमें R गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होगा। तो इस फार्मूले को या इस इक्वेशन को हम अगर दूसरी तरीके से यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमको, यहाँ से आप देखो कि P इंटू वी बाई टी, टेम्परेचर को इधर ले आओ, दिस इज इक्वल टू N इंटू R, और N भी कांस्टेंट R भी कांस्टेंट, ये मिला P इंटू वी बाई टी, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कब कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है तब उस केस में PV बाई टी ये कांस्टेंट होगा। अब दो अलग अलग सेट ऑफ कंडीशन लिए जाए कि जैसे मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर हमने लिया T1, उस समय उस गैस का वॉल्यूम मान लीजिए V1 और प्रेशर क्या है P। अब एक दूसरा सेट लीजिए, टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए, टेम्परेचर को हम कर दें फ्रॉम T1 टू T2, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम अपने आप चेंज होगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसका प्रेशर भी चेंज होगा, ये हो गया P2। अब ये जो दो सेट ऑफ कंडीशन आपको दिख रही हैं, इन दोनों सेट ऑफ कंडीशन में अगर गैस लॉज को या गैस इक्वेशन को फॉलो किया जाए तो पहली कंडीशन में इस सेट के लिए गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा, T1 V1 बाई T1, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरे सेट ऑफ कंडीशन के लिए आप देखो तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2 T2 बाई T2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अगर यहाँ से हम लिखें तो क्या मिला, T1 T1 बाई T1 इक्वल टू P2 P2 बाई T2, ये है गैस इक्वेशन। ये तीन लॉ आपने कर लिया यहाँ पे, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, और इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको मिला गैस लॉ। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये है बायल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। P1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ये है चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। V इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस N,
और अगर तीनों को कंबाइन कर दें तो तीनों को जब कंबाइन करेंगे तब फार्मूला आपको मिलेगा P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर होगा तो चार्ल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो बॉयल्स लॉ, और अगर दोनों कांस्टेंट हैं तब अप्लीकेबल होगा गैस लॉ या गैस। तो ये तो हो गया बेटा इसमें आइडियल गैस इक्वेशन जो बेस्ड है, जो पहले हमने आपको कराया काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज, उसके पास्टुलेट। तो ये तो आइडियल गैस हो गए, आइडियल गैस इक्वेशन हो गई। एक्चुअल में कोई गैस आइडियल होती नहीं है, जो एग्जिस्टिंग गैसेज होती हैं वो इनसे थोड़ा डेविएशन शो करती हैं और उन डेविएशन को डिस्कस किया जाएगा अगले क्लास में, लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।